हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइज, आज अगर आपको थोड़ी सी बीच में आवाज़ सुनने को मिलेगी तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर थोड़ा सा शोर है, लेकिन स्टिल आई एम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आपको पता है कि हमारी 1000 MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा सेट नंबर 9 रहने वाला है गाइज। ठीक है, तो हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के आज MCQs कर रहे हैं। इसके बाद जल्दी हम इकोनॉमिक्स के शुरू कर देंगे। तो गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइज जो भी बच्चे इसको अभी प्रीमियर में देख रहे हैं, ठीक है, वो इसको वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें गाइज। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो गाइज ये है क्वेश्चन, जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म है गाइज। ठीक है, टेक्स इनटू अकाउंट, जो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट है वो किस चीज़ को अपने उसमें लेता है। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड फ्यूचर लॉसेज, या ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स बट लीव्स ऑल फ्यूचर लॉसेज, ऑल फ्यूचर लॉसेज बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट। तो गाइज कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट हमें यही कहता है कि हमें जो फ्यूचर के लॉसेज हैं उनको क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट है हमें वो कंसीडर नहीं करने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो गाइज बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है गाइज। ठीक है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया कीजिएगा, सारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, विच आर द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इनमें से क्या चीज़ जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। तो गाइज देखिए, ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड ऑन ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स। ठीक है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो इवेंट यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, ये भी है, ये बी पार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म, जो किसके पैसे के टर्म में यहाँ पर एस्टिमेट हो। ठीक है, उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट है जिनको हम मनी टर्म्स में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये कहता है जिसको हम एस्टिमेट नहीं बल्कि उसको हम मेजर कर सके किस टर्म में, मनी के टर्म में। ठीक है गाइज, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो गाइज आई होप कि आप सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक, क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कास्ट कंसेप्ट, कास्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड वैल्यू पेड फॉर देम। एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उन वैल्यू, उस वैल्यू के ऊपर जो उसके लिए पे की जाती है। या एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करके द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम। या एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है एट लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट वैल्यू। ठीक है, एस्टिमेट को रिकॉर्ड किया जाता है जो जितनी उसकी कास्ट होगी या लोअर ऑफ कास्ट पे या मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, या नन ऑफ दी अबो। तो गाइस कास्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमें जो एसेट्स हैं, ठीक है, हमें उनको रिकॉर्ड करना चाहिए किस वैल्यू पे जो उनके लिए हमने पे की है। ठीक है, ये हमारा कास्ट कंसेप्ट कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला क्वेश्चन है गोइंग कंसर्न। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। गोइंग कंसर्न जो होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर बिजनेस देखें, बिजनेस को हम एज्यूम करते हैं कि उसकी क्या लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है, इंडेफिनेट है, या वेरी लॉन्ग लाइफ है। तो गाइस गोइंग कंसर्न मूवमेंट हमें यही कहता है कि हमारे जो बिजनेस है उसकी हमारी क्या है, इंडेफिनेट लाइफ है उसकी। ठीक है, इंडेफिनेट पीरियड उसका होता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, इनमें से कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रोपराइटर जो होता है उसको हम बिजनेस का क्रेडिटर उसको हम ट्रीट करते हैं। तो गाइज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कास्ट कंसेप्ट है, या ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट है, या एंटिटी सॉरी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, या एंटिटी कंसेप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है गाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो बिजनेसमैन होता है, प्रोपराइटर होता है बिजनेस का, उसको भी हम बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन का कंसेप्ट हमें क्या बताता है। रिसीट ऑफ द ऑर्डर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। तो गाइस रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारी गुड्स की डिलीवरी है वो हुई है या नहीं हुई है, ये हमें बताता है हमारा रियलाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, IFRS इज बेस्ड ऑन। ठीक है, IFRS जो है ये किसके ऊपर बेस है, हिस्टोरिकल कास्ट के ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो कैसे आपके बताएंगे उससे पहले, ठीक है, आप क्या करेंगे जल्दी से सारे इसकी फुल फॉर्म को क्या करेंगे गाइज, इसकी फुल फॉर्म को आप सर्च करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, देखते हैं कितने बच्चे इसकी फुल फॉर्म सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जिसको आती होगी गाइज वो कर देगा। ठीक है, ओके, इसका आंसर गाइज क्या है, हमारा IFRS जो बेस होता है वो होता है हमारी फेयर वैल्यू के ऊपर बेस। ठीक है गाइज, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन गाइज पूछा गया है यहाँ पर कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी के लाइफ टाइम के दौरान, ठीक है, इसकी पूरी जितनी लाइफ इसकी होती है उसके दौरान
अकाउंटिंग जो होती है वो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के तहत, ठीक है, मैचिंग, कंजर्वेटिज्म, या हमारा अकाउंटिंग पीरियड, या कॉस्ट कंसेप्ट। तो गाइज जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है तो हमारे किसके तहत होती है, जो हमारा पीरियड के तहत हमारी स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है गाइज। ओके, तो आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया है कि नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू ड्यूल कंसेप्ट, अकाउंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या एंटिटी कंसेप्ट। तो गाइस इसका आंसर जो है हमारे पास जो भी नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, वो हमारे बिजनेस अकाउंट्स में उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों, किसकी वजह से, मनी मेजरमेंट, क्योंकि हमें किस में करना होता है, जो भी हमारे पास मनी की टर्म, जब भी मैंने आपको कहा था कि ट्रांजैक्शन क्या होगी, जो भी हमारी फाइनेंशियल टर्म में होगी उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने कि अकॉर्डिंग टू विच, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि कौन सा कंसेप्ट है, इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम बिजनेस से अपनी नेट इनकम को डिटरमाइन करते हैं। और ऑल कास्ट एंड एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, जितनी भी कास्ट हैं वो एप्लीकेबल होती हैं हमारे पीरियड के रेवेन्यू के ऊपर। और एंड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, उसको हम रेवेन्यू के अगेंस्ट हमें चार्ज करना पड़ता है। मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या कास्ट कंसेप्ट, और दूसरा है हमारे पास ड्यूअल कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है गाइस, एक बार अगर समझ नहीं आई क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक की वैल्यू है एट लोअर ऑफ कास्ट, कास्ट जितनी का कास्ट से कम, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये एग्जांपल है किसकी, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, या मैचिंग कंसेप्ट। तो गाइस इसका आंसर है जो स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो होती है, ठीक है, वो कास्ट के लोअर कब होती है, इसको हम बोलते हैं अपना रियलाइजेशन, सॉरी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है गाइस, अगला देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स लिमिटेड, ठीक है, फॉलोज रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, अगर कोई एक कंपनी है जो कि यहाँ पे फॉलो करती है रिटर्न डाउन वैल्यू को, वो यहाँ पर क्या करती है, फॉलो करती है। कौन सा, लेकिन डेप्रिशिएटिंग का। ठीक है, डेप्रिशिएटिंग मशीनरी एवरी ईयर हो रही है, ठीक है, आफ्टर ड्यू टू, ठीक है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू जो है फॉलो करता है मेथड का। किसका मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, वो है हमारा डेप्रिशिएटिंग का। ठीक है, डेप्रिशिएटिंग का एक मेथड है। मशीनरी आफ्टर ईयर, एक साल के बाद वो हो रही है। ड्यू टू किसकी वजह से, कंपेरेबिलिटी, कॉन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट वहाँ पे यूज़ हो रही है ना, इसकी वजह से उसकी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू हो रही है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा यूज़ होगी उसकी उतनी वैल्यू हमारे पास कम होती रहेगी। ठीक है, IFRS, तो IFRS है क्या चीज़, ठीक है, IFRS की फुल फॉर्म मैंने आपसे कहिए कि आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे मुझे। IFRS होती क्या है, ये रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, बोथ ए एंड बी हैं, या नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो गाइज IFRS है क्या हमारे पास, ये हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपने इसकी फुल फॉर्म मुझे बतानी है, मैंने आपसे कहा है बताने के लिए। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, या लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो गाइज मैंने पहले कहा है कि थोड़ा सा आपको आज शोर झेलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आस पड़ोस से शोर आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा आज बियर करना पड़ेगा। कल के बाद मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल्स। ठीक है, अब ऐसा तो हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, एसेट्स इक्वल टू यहाँ पे लाइबिलिटी माइनस कैपिटल बोला हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा कहीं नहीं है। इसके हमें और भी इसको हम बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लाइबिलिटी दिया रहे, ठीक है, ये क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, इसको लिख सकते हैं। तो कहीं पे है, बिल्कुल देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब एक बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बिजनेस के पास एसेट्स हैं कितने, याद रखिएगा, एसेट्स हैं एक बिजनेस के पास 1,00,000 रुपए के। कितने के एसेट्स हैं, 1,00,000 रुपए के उसके पास एसेट्स हैं। और लाइबिलिटी जो है उसकी कितनी है, लाइबिलिटीज हैं उसकी 20,000 की। ठीक है गाइस, लाइबिलिटीज हैं उसकी 20,000 की। अब उसकी जो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है वो देखेंगे। आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है,
एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो गाइस एसेट्स कितनी है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। लाइबिलिटीज कितनी है 20,000, ठीक है। तो कैपिटल उन्होंने बताया नहीं है, कैपिटल कैसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लाना होगा तो क्या बन जाएगा 1 लाख में से, ठीक है गाइस, आपको क्या निकालना है यहाँ पे 20,000 माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा गाइस 80,000, यानी कि 80,000 आपकी यहाँ पर क्या बचेगी, कैपिटल कितनी होगी आपकी 80,000, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर 80,000 इसका आंसर है, ठीक है। सो गाइस आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कैपिटल विद रिड्यूस बाई, जो कैपिटल है वो रिड्यूस कैसे होगी, परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करते हो या गुड्स को कैश पे बेचते हो या फर्नीचर परचेज करते हो पर्सनल यूज से, तो कैपिटल तुम्हारी कैसे रिड्यूस होगी। तो गाइस तुम्हारी कैपिटल रिड्यूस होगी जब भी आप पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ निकालोगे, कोई चीज़ विड्रॉ करोगे बिजनेस से, तब आपकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइबिलिटीज जो है इंक्रीज बाई, लाइबिलिटीज कैसे इंक्रीज होती हैं, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या जब रेंट ड्यू हो जाता है या टेकिंग ऑफ बैंक लोन या बैंक लोन से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, या इन सब से। देखिए अगर हम कोई चीज़ उधार पे लेते हैं उस वक्त भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, या हमारा रेंट ड्यू हो जाता है तब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, या हम बैंक से लोन लेते हैं तब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब आएगा ऑल ऑफ दी अबव, इन सब चीज़ों से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होता है, अगर हम एसेट्स को परचेज करेंगे कैश देकर, या रेंट पे करेंगे लैंडलॉर्ड को, सेलिंग गुड्स, अगर हम गुड्स को बेचेंगे किस पे प्रॉफिट्स पे, या गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे। देखिए अगर आप क्या करते हो, एसेट्स को अगर आप क्या करते हो कैश पे खरीदते हो, ठीक है, उस वक्त आपका कैश चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड को अगर हम रेंट पे करते हैं उससे भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, अगर हम कोई चीज़ प्रॉफिट पर बेचते हैं तब हमारे पास क्या होगा गाइस, तब हमारे पास हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप पर्सनली उसके लिए कोई गुड निकालते हो तब आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं बल्कि आपका कैपिटल रिड्यूस होता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसेट्स इंक्रीज होती हैं कैसे, अगर हम गुड्स को कैश पे बेचते हैं, ठीक है, गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं, या मशीनरी परचेज करते हैं कैश पे, या मशीनरी परचेज करते हैं क्रेडिट पे। तो गाइस किस वक्त हमारे एसेट्स जो हैं इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जब हमने मशीनरी, अभी हमारे एसेट इंक्रीज करने हैं ना, लाइबिलिटीज तो नहीं ना। अगर हम क्रेडिट पे मशीनरी को परचेज करेंगे तब तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेगी, लेकिन इसने पूछा है हमारे कि एसेट इंक्रीज करने हैं, ठीक है। एसेट इंक्रीज करने के लिए अगर हम क्रेडिट पे मशीनरी को परचेज करते हैं तो तब हमारे पास एसेट्स बढ़ेंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से कैश पे करते हैं तो एसेट जाएगी ना हमारे से, ठीक है। उधारी पे बेचेंगे, ठीक है, तो उसके बाद तभी जाएगी। सेलिंग गुड्स फॉर कैश, गुड्स से कैश को बेचेंगे तब भी तो हमारे पास एसेट नहीं ना बढ़ेगी। एसेट्स हमारी क्या होती है, एसेट मैं सिंपल में आपको बता दूं, वो चीज़ होती है जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होती है करंट एसेट्स होती हैं और हमारे पास कुछ नॉन करंट एसेट भी होती हैं, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कैपिटल इंक्रीज्ड बाय, कैपिटल इंक्रीज होती है कैसे, अगर हम हमारे कैपिटल पे इंटरेस्ट आए, या हम गुड्स को प्रॉफिट पे बेचें, या हमारे पास कोई एडिशनल कैपिटल आए, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस देखिए अगर हमने कोई पैसा किसी को दिया उस पर इंटरेस्ट आया तो तब भी हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा, तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर हमने कोई चीज़ प्रॉफिट पे बेची है तब भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कैपिटल आप इंक्रीज होगी। अगर आपने कोई कैपिटल दूसरी इंट्रोड्यूस की है तब भी आपकी कैपिटल का क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो गाइज आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने हमेशा आपको कभी भी फोर्स नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। अगर पसंद लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिएगा। तो शेयर करने के लिए मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। गाइज वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।